मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट और डिसएबिलिटी। ठीक है बेटा, जैसे नाम से ही पता चलता है हेयरिंग श्रवण असमर्थता या श्रवण बाधिता। ठीक है, अगर नॉर्मल हम बात करते हैं तो श्रवण बाधिता क्या होती है? जिन बच्चों को कान से कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, उसको क्या बोलते हैं हम? श्रवण बाधिता। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है हमारा कि व्यक्ति का संबंध श्रवण इंद्रियों से होता है। जो भी व्यक्ति या बालक होता है उसका संबंध आपका श्रवण इंद्रियों से होता है, सुनने की इंद्रियों से। तो श्रवण बाधित बालकों की श्रवण क्षमता सामान्य से कैसी होती है? कम होती है। जैसे नॉर्मल जो बच्चा होता है उसको जो सुनाई देता है उससे सुनने की क्षमता श्रवण बाधिता बच्चे की कम होती है। अथवा क्या होता है, इस बाधिता से जो ग्रसित बालक या तो कम सुनते हैं या फिर बहरे होते हैं। कहने का मतलब या तो उनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, ठीक है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, या फिर वो क्या होते हैं, कम सुनते हैं, या बहरे होंगे या उनको कम सुनाई देगा। ठीक है बेटा, तो ऐसी क्या होती है कि ये क्या होता है, कैसे हो सकता है आपका जन्मजात, वंश परंपरा के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग, किसी के कारण भी है श्रवण बाधिता हो सकती है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है इसमें आपका, इसमें अपनी श्रवण असमर्थता के कारण ही इन बालकों को बोलने तथा भाषा के विकास में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब बच्चों को सुनाई नहीं देगा तो उनको समझ ही नहीं आएगी कि दूसरे सामने वाले व्यक्ति ने क्या बातचीत करी है। ठीक है, तो इसलिए इन बच्चों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है बेटा, उसके बाद है हमारा श्रवण बाधिता। अगर हम देखते हैं उसका प्रॉपर वे से अगर डेफिनेशन बताएंगे तो क्या होता है, श्रवण बाधिता में दोष अथवा क्षति के कारण हुई अपंगता श्रवण असमर्थता उत्पन्न करती है। ठीक है बेटा, कि श्रवण इंद्रियों में दोष एवं क्षति, क्षति क्या होता है, कोई दुर्घटना हो सकती है उसके कारण, जब कोई कान में प्रॉब्लम हो जाती है उससे के कारण हुई अपंगता इम्पेयरमेंट श्रवण असमर्थता उत्पन्न करती है। यह क्षति कान के किसी भाग, जो बाहरी भी हो सकता है, मध्य भी हो सकता है और भीतरी भी हो सकता है, कहीं पर भी चोट लगने से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है बेटा, जैसे कई बार क्या होता है, चोट लगने के कारण कान का पर्दा फट जाता है या उसमें छेद हो जाता है, तो भी ये श्रवण बाधिता हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए श्रवण बाधिता जो होती है इसमें आप या तो गहरे हो सकते हैं या फिर कम सुनाई देता है इसमें। तो इस प्रकार क्या है, बालक में श्रवण असमर्थता जितनी अधिक होती है, शैक्षिक तथा समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ उतनी ही उसके लिए बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें कहते हैं ना कि अगर जिस बच्चे को यह हो जाती है उसको समाज के साथ समायोजन करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ हियरिंग डिसएबिलिटी, श्रवण असमर्थता और श्रवण बाधिता के प्रकार। मेन देखिए इसके दो प्रकार होते हैं। अभी हमने पीछे जनरल बात की थी, या तो कम सुनाई देता है या फिर बिल्कुल ही बच्चा बहरा हो। ठीक है, तो फर्स्ट इसका हम करते हैं, पहला है संपूर्ण बाधिता अर्थात बहरापन, जिसमें बच्चे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता अथवा बहरा हो जाता है। इसमें क्या है, इसका अभिप्राय है कि श्रवण उपकरणों के उपयोग के बावजूद भी, जो हम सुनने के लिए हम उपकरण यूज़ करते हैं उसके उपयोग के बावजूद भी अगर श्रवण बाधिता बनी रहती है, बच्चे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, तो व्यक्ति क्या है, यह संपूर्ण बाधिता कहलाता है। ठीक है, इसमें उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अगर हम कोई भी उपकरण कोई भी बच्चे के लिए यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, कान में लगाने के बावजूद भी उस उपकरण को बच्चे को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो श्रवण शक्ति संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई होती है, इसमें बच्चे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं
सेकंड है आपका आंशिक बाधिता, जिसमें थोड़ा थोड़ा रुकावट होती है, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे। बालक में श्रवण बाधिता की मात्रा आंशिक रूप से विद्यमान होती है, मतलब सुनने की क्षमता थोड़ी उसमें होती है। व्यक्ति श्रवण उपकरणों की सहायता से कुछ सूचनाओं को ग्रहण करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। ठीक है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि श्रवण असमर्थता में मात्रात्मक अंतर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो मेन आपके इसके टाइप्स दो प्रकार के ही हैं, एक इसमें बिल्कुल ही बहरापन है, दूसरा आंशिक रूप से जो बाधिता होती है वो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मात्रात्मक भिन्नता के आधार पर श्रवण अक्षमता के प्रकार। ठीक है, अब हमने क्या है, जो हम मात्रा क्वांटिटी के आधार पर अगर हम इसके पार्ट्स बनाते हैं, इसको अलग अलग भाग में बांटते हैं, तो अलग अलग इसमें बता रखा है कि किस में हमें कितना सुनाई देता है। ठीक है, अब हम मात्रात्मक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें क्या है, सामान्य रूप से श्रवण असमर्थता को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ठीक है बेटा, 4 भाग कौन कौन से हैं देखिए पहले। मिल्ड हेयरिंग इम्पेयरमेंट, न्यून श्रवण बाधिता। न्यून क्या होती है, जो छोटी, मिल्ड। सेकंड है आपकी मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट, मध्यम श्रवण बाधिता। ठीक है, थर्ड है आपकी सिवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट, तीव्र श्रवण बाधिता। उसके बाद है फोर्थ आपकी गंभीर प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो कि आपकी गंभीर श्रवण बाधिता होती है। ठीक है, तो इसमें मात्रा के अकॉर्डिंग, मात्रात्मक के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन सा है हमारा, न्यून, जो हमारा मिल्ड इसकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है। इसमें क्या बताया गया है, इस प्रकार की बाधिता में बालक को 35 से 44 डिग्री डीबी तक का श्रवण बाधित होता है। ठीक है, इसमें कितना श्रवण बाधित होता है बालक, कि उसमें कितना, मतलब जो कान की बाधिता होती है कितनी होती है, 35 से लेके 54 डेसिबल। ठीक है बेटा, ध्वनि का प्रसार कितना होता है इसमें, 1 से लेके 130 डेसिमल्स तक होता है, जो न्यून होते हैं। तथा सामान्य व्यक्ति में कितना होता है, 65 डीबी डेसिबल ध्वनि स्तर होता है। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि 54 डीबी की ध्वनि को वो नहीं सुन सकता। ये तो है हमारा न्यून। ठीक है, अर्थात मतलब अत्यंत धीमे स्वर में बोलने पर वह व्यक्ति उससे सुनने में असमर्थ होता है, धीमे स्वर में बोलने पर। इसमें कितने परसेंट लोग होते हैं, इसमें श्रवण शैल 40% प्रतिशत के लगभग होता है। ठीक है बेटा, ये तो है आपका न्यूनतम। सेकंड है आपका मॉडरेट, जो आपका मध्यम श्रवण बाधिता है। इस बाधिता की श्रेणी में व्यक्ति 55 से लेके 69 डेसिबल की क्षति रखते हैं, अर्थात सामान्य स्वर की ध्वनि 65 डीबी जो डेसिबल है से थोड़ा ऊंचा बोलने पर भी ये व्यक्ति सुनने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे व्यक्तियों में श्रवण क्षय मात्रा 40 से 50% तक होती है। उसके बाद है आपका तीव्र श्रवण बाधिता, सेवरल हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधिता की तीव्रता के कारण इन व्यक्तियों को सुनने संबंधी अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसका श्रवण क्षय 70 से लेके 89 डीबी तक का होता है। इसमें श्रवण का क्षय 50 से 75 तक का होता है। तो अलग अलग इन्होंने बताया गया है कितने डेसिबल तक इनको सुनाई देता है श्रवण बाधिता इन बालकों को। ठीक है बेटा, ये हमने मात्रात्मक अकॉर्डिंग। लास्ट है हमारा गंभीर श्रवण बाधिता। गंभीर नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है बेटा, इसमें है कि यह श्रवण बाधिता की चरम सीमा होती है, सबसे ऊपरी सीमा। ऐसे व्यक्तियों को श्रवण शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होती है, उनकी श्रवण शक्ति, कहने का मतलब उनको सुनाई ही नहीं देता। इसमें श्रवण बाधिता 90 अथवा इससे अधिक डीबी की होती है।
ऐसे बालक बहुत ही ऊंचा बोलने पर कुछ शब्द सुन सकते हैं। बहुत ऊंचा बोलने पर बेटा, ठीक है, अगर हम धीरे बोल रहे हैं नहीं, बहुत ऊंचा बोलने पर इसमें कुछ शब्द सुन सकने में ही बच्चे क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, अथवा वह कुछ भी सुन नहीं सकते। अगर हम धीरे स्वर में बोलते हैं उनको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। 100% बाधिता के बालक इसमें क्या होते हैं, बधिर होते हैं, नितांत रूप से बधिर मतलब डीफ होते हैं। तो ये क्या है, आपके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने जो बताया है कि बच्चों की श्रवण जो क्षमता होती है कितनी होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है श्रवण बाधिता की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, अब हमें क्या होता है, इन बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलता है कि ये बच्चे क्या है, श्रवण बाधित हैं। ठीक है बेटा, इन बच्चों की पहचान के लिए क्या होता है, हमें बहुत सारे तरीके निकालने पड़ते हैं। तो इन बच्चों की पहचान कैसे होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यवहार संबंधी निरीक्षण की अपेक्षा श्रवण बाधिता की पहचान करने के लिए क्या करते हैं, श्रवण यंत्रों तथा अन्य संबंधी तकनीकों का प्रयोग करके ही हम इसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम करते हैं मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप में क्या होगा, डॉक्टरी परीक्षण। देखिए, हमें डॉक्टरी परीक्षण द्वारा ही पता चलता है कि बच्चे को सुनाई देता है या नहीं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, सबसे पहले बच्चों की सामान्य शारीरिक डॉक्टरी जांच से उनके श्रवण जो शक्ति है उसके बारे में हमें, उसके दोषों के बारे में, उससे संबंधित दोषों के बारे में पता चलता है। ठीक है बेटा। सेकंड है आपका डेवलपमेंटल स्केल, विकासात्मक मापनी। बालकों के विकासात्मक प्रक्रम का सीधा संबंध किससे होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के विकास से होता है। इसलिए श्रवण बाधिता का अध्ययन करने के लिए उनकी विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही, विकास की जब अवस्थाओं को ध्यान में रखते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि बच्चे का विकास तो हो रहा है लेकिन लगता है इसको सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, कई बार हम क्लैपिंग बजाते हैं हम छोटे बच्चों के सामने, तो वो कान को ना यूं करके सुनता है, हम कुछ बोलते हैं, अगर जिसके कान में गड़बड़ है बच्चे के कान में, तो यूं करके एक तरफ यूं कान कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें शक हो जाता है कि बच्चे को शायद कान में प्रॉब्लम है। ठीक है, वाइले ने, एक हमारा जो राइटर है वाइले, उसने क्या कहा है कि छोटे बालकों के लिए एक श्रवण मापनी का निर्माण किया जाता है जिससे प्रारंभिक अवस्था में ही उनके श्रवण दोषों को पहचाना जा सकता है। ठीक है। थर्ड है आपका केस स्टडी ऑफ द चाइल्ड, एकल केस अध्ययन। देखिए बेटा, केस स्टडी से भी हम बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कितना श्रवण बाधित है। बालक के श्रवण दोष के निदान के लिए यह एक उत्तम प्रविधि है। ठीक है, दोष युक्त बालक के तत्कालीन अथवा अवस्था तक उसके जीवन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करने से दोष के सही कारणों, क्या होता है, कई बार हमारे सामने बच्चे के बारे में हम उसकी स्थिति का स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, बिल्कुल बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके जितना बच्चा बड़ा हो गया उसके बारे में सारी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो उसके जो भी दोष हैं, उसके बारे में जो भी हमें पता चलता है, तो वो क्या है, उसकी केस स्टडी है। तो उसमें क्या है, जिसके कारण कि क्या होता है, उसके दोष का कहाँ से प्रारंभ हुआ है इसके बारे में पता लगाया जाता है। इस विधि से बाधिता की जो जानकारी है उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि केस अध्ययन में पारिवारिक इतिहास को भी सम्मिलित किया जाता है, फैमिली बैकग्राउंड को भी। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है व्यवहार का निरीक्षण, बच्चों की ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। बच्चों के बिहेवियर से भी हम उसकी श्रवण जो क्षमता है कि कितना बच्चे को सुनाई देता है या नहीं, उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं।
ठीक है बेटा। बच्चे के व्यवहार का गहन निरंतर निरीक्षण इस बाध्यता की पहचान करने के लिए एक सरलतम और उपयोगी तकनीक है। यह टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। माता पिता एवं शिक्षक इसमें क्या है, निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस बाध्यता की पहचान कर सकते हैं बच्चों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। सबसे पहला पॉइंट है, श्रवण बाधित बच्चों के बालक के सिर को एक तरफ घुमाकर बात को सुनने का प्रयत्न करता है। जो ऐसा बच्चा होगा वो क्या करेगा, एक तरफ सिर घुमाकर सुनने का प्रयत्न करेगा। तो इससे पेरेंट्स समझ सकते हैं कि शायद बच्चे के कान में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हम नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, यह सोच सकते हैं कि जब बच्चा एक तरफ कान कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। सेकंड है, वह अनुदेशों का अनुकरण करने में असमर्थ होता है। जो भी उसको कहा जाता है वो कुछ भी सुनने के लिए असमर्थ, उसको कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी सुनाई नहीं देता और ना ही बता सकता है वो। और क्या है, कक्ष में प्राय शिक्षक को पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति के लिए कहता है। जब कई बार टीचर क्या होता है, हम कुछ कहते हैं, टीचर को बताते हैं कि बताइए, तो वो बच्चा नहीं बता पाता, उसको समझ ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसे क्या बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी, वह वक्ता के होठों की ओर अधिक ध्यान देता है। वक्ता के होठों मतलब जो मान लीजिए कुछ बता रहे हैं, क्लास में एक टीचर है, घर में पेरेंट्स हैं, हम बोलते हैं, कुछ बच्चों को बताते हैं, तो वो होठों की तरफ ही देखता है बस, उसको समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा कि क्या बोला जा रहा है। वो क्या करता है, उनके होठों की तरफ ही ध्यान रहता है कि ये कुछ बोल रहे हैं, होठ जैसे जैसे हिल रहे हैं वैसे वैसे मैं समझ जाऊं कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। और देखिए, अपनी बात कहने में वह सीमित शब्दावली का प्रयोग करता है। कई बार क्या होता है, जब बच्चे को अच्छे से नहीं सुनाई देता तो वो कुछ वर्ड्स कह के ही अपनी बात को बता देता है। ठीक है। अब जो बच्चा मान लीजिए जिसका कान की सुनने की क्षमता सही है, वो तो बहुत सारी, अगर हम उससे कुछ पूछते हैं तो वो जवाब देता है तो प्रॉपर वे से सही ढंग से देगा। लेकिन अगर जो श्रवण बाधित बच्चा है वो लिमिट में ही वर्ड बताकर ही अपनी बात को ख़त्म कर देगा। ठीक है बेटा। और क्या हो सकता है कि वह वाद विवाद करने में, आपस में डिस्कस करने में संकोच करता है। ऐसे बच्चे जिनमें श्रवण शक्ति कम होती है या बहरे होते हैं। ठीक है। बच्चे के और क्या है, बच्चे के कान में दर्द रहना और कान का बहना भी इस बात का सूचक है कि बच्चा क्या है, बहरा है या बच्चे को कम सुनाई देता है। ठीक है बेटा। तो और वाणी संबंधी दोष अथवा भाषा का उपयुक्त विकास न होना इन बालकों में होता है इस तरह का, क्योंकि जब बालकों को सही ढंग से सुनाई नहीं देगा तो उसमें वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे बच्चों की पहचान करने के लिए श्रवण बाधित बच्चों की। अब क्या है, श्रवण बाधित बालकों की समस्याएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ हियरिंग डिसेबल्ड चाइल्ड। ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा इसी का ही, कि प्रॉब्लम्स ऑफ हियरिंग डिसेबल्ड चाइल्ड, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए बेटा, अगर हम जनरल बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। पढ़ने में समस्या है, समाज के साथ सामंजस्य बनाने में समस्या है, घर में बात करने में समस्या है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करने में समस्या है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, शैक्षिक समस्याएं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग हमारी शिक्षा से होती है, तो शैक्षिक समस्याएं हमारी बहुत ही घनिष्ठ होती है, जो इन बालकों को इनको क्या करनी पड़ती है, भुगतनी पड़ती है। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, सुनने की अक्षमता के कारण बालकों को कक्ष में अधिगम कार्य में अत्यधिक कठिनाई होती है, कि जो टीचर सिखा रहे हैं उस कार्य को सीखने में इनको बहुत ही कठिनाई होती है। वो समझ नहीं आ पाएगा टीचर क्या बोल रहा है, जिसके कारण कि इनको दिक्कत होती है। पाठ्य वस्तु को समझने तथा उसे लिखने में समस्या होगी इन बालकों के लिए। बालक का भाषा विकास तथा लेखन दोषपूर्ण होगा, क्योंकि बालक प्रेषित सूचनाओं को ठीक प्रकार से, जो टीचर बताता है उन सूचनाओं को ठीक प्रकार से सुन नहीं सकता। इसलिए परिणाम स्वरूप उसका निष्पादन तथा शैक्षिक उपलब्धि क्या होगी, निम्न स्तर की होगी।
ठीक है बेटा, तो यह बहुत बड़ी समस्या है। सेकंड है हमारी सामाजिक व्यक्तिक एवं सामाजिक समस्याएं, पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या बताया गया है, श्रवण असमर्थी बालकों की सामाजिक अंतःक्रिया अति सीमित होती है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ही ये आपस में बातचीत करते हैं या संबंध बनाते हैं आपस में बोलकर। इन्हें व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन संबंधी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बेटा, क्योंकि लिमिट में बात करते हैं, लिमिट में सुनते हैं, तो दूसरे लोगों से क्या है, ये संपर्क नहीं बना पाते। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक समायोजन में कमी आती है इनमें। और क्या है, ये बच्चे दूसरों से अलग थलग रहते हैं। कि जो दूसरे बच्चे हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ये बच्चे क्या है, एक दूसरे बच्चों से दूर रहते हैं क्योंकि इन्हें सुनने में दिक्कत होती है। ठीक है, अलगाव एवं अस्वीकृति की भावना के कारण ये बच्चे प्राय हीनता और निराशा की और कुंठा के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड है आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स, संवेगात्मक समस्या। इसमें क्या होता है कि श्रवण बाधिका के कारण बालक का जो स्व प्रकाशन है तथा संप्रेषण कम्युनिकेशन है वो दुष्प्रभावित होता है। कैसे होता है, क्योंकि उसे सुनने में क्या है, कठिनाई उत्पन्न होती है, इसलिए वह बातचीत में कम भाग लेते हैं। ऐसे बच्चे फंक्शन में, स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं, बाल सभाएं होती हैं, इसमें पार्टिसिपेट बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। उनकी जो पारस्परिक अंतःक्रिया अति सीमित होती है और कम सुनने के कारण, सुनने की अक्षमता के कारण बालक अधीर तथा विचलित भी हो जाता है। ठीक है बेटा, जिससे उनमें क्या हो जाता है, मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे माइंड में उनके मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। मेंटल स्ट्रेस आने से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें क्या है, बच्चों में चिड़चिड़ापन और मेंटल हरासमेंट होती है, इन बच्चों को मानसिक तनाव होता है। परिस्थिति को ठीक तरह से समझ न सकने के कारण उनमें उदासीनता का भी विकास, उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टीज, बौद्धिक समस्याएं। श्रवण बाधित बालकों का जो मानसिक विकास होता है वो सामान्य बालकों की तुलना में कैसा होता है, मंद होता है, धीरे होता है। तो बालक की जो ज्ञान संबंधी योग्यताएं हैं वो बाधित होती हैं। हर फील्ड में बच्चा डाउन हो जाता है। ऐसे बालक का प्राय उच्च मानसिक बौद्धिक क्रियाएं करने में समर्थ नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉर्मल बच्चे से पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इन बालकों का संप्रत्य निर्माण अधिगम एवं विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा कम विकसित होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए इनके लिए हमें ऐसी जो टेक्निक्स है वो हमें लानी चाहिए कि इन बच्चों को क्या है, दूसरे बच्चों की तरह ये भी सामंजस्य समाज के साथ, सोसाइटी के साथ कर सकें और दूसरे बच्चों के साथ बैठ सकें, उठ सकें और उनके साथ ही क्या करें, बराबर उनके बराबर इनको हक मिले और उनके बराबर ये समाज में चल सकें। तो हमें क्या है, इनके लिए बहुत सारी क्या है एजुकेशनल जो टेक्निक्स हैं वो हमें सामने लानी चाहिए और इनकी कमियों को हमें दूर करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे हम, मीटिंग एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग डिसेबल चिल्ड्रन, श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं। इनकी शैक्षिक, सबसे पहले हमारी जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनको हम लाएंगे कि क्या शैक्षिक आवश्यकताएं हैं ताकि ये बच्चे आगे बढ़ पाए नॉर्मल बच्चों की तरह। ठीक है बेटा, तो श्रवण असमर्थी बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है हमारा कम्युनिकेशन टेक्निक्स, संप्रेषण तकनीक। जो हमें बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन आपस में डिस्कस होता है, बातचीत करते हैं, उसके लिए क्या टेक्निक्स लाई जानी चाहिए इन बच्चों के लिए। श्रवण बाधित बालक कम सुनने अथवा सुन न सकने के कारण कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ संप्रेषण तकनीक लाई जानी चाहिए जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है लिप रीडिंग, होस्ट पठन, लिप रीडिंग जिसको बोलते हैं होस्ट पठन।
होस्ट पठन प्रविधि के द्वारा इन बालकों को होठों के हिलने एवं गति के आधार पर वर्णों एवं शब्दों को समझने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है बेटा, तो उससे ये समझ पाते हैं। इस प्रविधि की मुख्य क्या होती हैं, कई बार क्या होता है, इस प्रविधि की कमियां भी हो जाती हैं और बेनिफिट्स भी हो जाता है बच्चों को। कमियां क्या होती हैं कि एक श्रवण बाधित बालक सामान्य गति से बोले गए वाक्य का केवल क्या करता है, 100 में से 25% ही गेन कर पाता है। ठीक है बेटा, इनके लिए हम टेक्निक्स तो लाए हैं, लेकिन उसकी भी कमियां हो जाती है। अब 100% में से कितना गेन हुआ, उसको 25%। और क्या होता है, कुछ वर्णों के उच्चारण के लिए होठों के हिलाने के लिए लगभग समान ही होते हैं। कुछ वर्णों का उच्चारण एक जैसा ही होता है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे प, ब, म, क आदि। तो बच्चे क्या हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि कौन सा वर्ड कौन सा वर्ण बोला जा रहा है। आगे है, बालक का ध्यान विखंडित हो जाता है क्योंकि उसे होठों की गति तथा बोले गए वाक्य दोनों को समझना मुश्किल होता है। उसको दोनों को समझना होता है, जो कि उसको दिक्कत आती है। ठीक है बेटा, और सेकंड पॉइंट है इसका, फर्स्ट तो था कि होस्ट पठन, सेकंड है आपका चिन्ह भाषा, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में क्या होता है, इस तकनीक में वर्णों और शब्दों के चिन्ह बने होते हैं, चिन्ह साइन बने होते हैं। बच्चों को जिन्हें समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है, हिंदी तथा अंग्रेजी के लिए ऐसे चिन्ह उपलब्ध होते हैं। ठीक है बेटा, जिससे बच्चे समझ सकते हैं। उसके बाद है क्यूट स्पीच, संकेत भाषा, जिसको हम क्यूट स्पीच कहते हैं, संकेतिक भाषा। संकेत भाषा के प्रयोग से होस्ट पठन के साथ साथ हाथ से मुंह के पास उसी प्रकार के संकेत दिए जाते हैं जिससे पठन, होस्ट पठन में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी भाषा में भाषा संकेत दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, इनसे रिलेटेड न्यूज़ भी आती है। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमारे टीवी पर न्यूज़ भी आती है। जो न्यूज़ एंकर होते हैं वो कुछ संकेत बताते हैं जिससे क्या हो सकते हैं, ये जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो उससे समझते हैं, उसको समझ के उनको पता चल जाता है कि ये क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो इससे बालक को संप्रेषण में आसानी होती है, बातचीत करने में, आपस में समझने में बातों को। अच्छे संप्रेषण के लिए छोटे छोटे स्पष्ट वाक्यों, मुहावरों का प्रयोग करना उपयुक्त होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को सामंजस्य उत्पन्न आपस में हो जाता है और वो समझ जाता है कि क्या बातचीत की जा रही है। नेक्स्ट है आपका टच मेथड, स्पर्श विधि। स्पर्श विधि क्या होती है, टच के द्वारा, इस प्रविधि के द्वारा, स्पर्श के द्वारा कही गई बात को समझने का प्रावधान होता है। स्पर्श करने से भी इनको पता चल जाता है कि क्या कहा गया है, कि क्या बताया गया है। नेक्स्ट है आपकी गतिविधि संबंधी तकनीक, मूवमेंट मेथड। इस प्रविधि के द्वारा शरीर के विभिन्न गतिविधियों की सहायता से बधिर बालकों को संप्रेषण में सहायता मिलती है, ये भी एक टेक्निक है। उसके बाद है आपका यूज़ ऑफ एम्पलीफायर्स, लास्ट पॉइंट है इसका, प्रवर्धक का प्रयोग, एम्पलीफायर के यूज़ के द्वारा भी ध्वनि प्रवर्धकों के प्रयोग से बालक की संप्रेषण में सहायता की जाती है। यह प्रविधि ऊंचा सुनने वाले बालकों की सहायता करती है, बधिर बालकों को इससे कोई लाभ नहीं होता। कहने का मतलब जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए ये टेक्निक बढ़िया है, क्योंकि कई उपकरण होते ऐसे हैं जो हम कई बार क्या होता है कान में लगा देते हैं और उससे क्या है, जो बच्चा श्रवण बाधित है उसको सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरी तरह से बहरे होते हैं बालक, उनके लिए नहीं है। जो कम श्रवण बाधित होते हैं बालक, उनके लिए ये टेक्निक सही है। उसके बाद है आपका सेकंड है आपका, जो फर्स्ट हमने पॉइंट करा था वो था हमारा संप्रेषण तकनीक। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्निक। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीक। तो शिक्षण तकनीक भी एक ऐसी क्या है, टेक्निक है जिसके द्वारा हम श्रवण बाधित बच्चों को क्या करते हैं, उनको सुनाई देता है या वो समझ पाते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड, शिक्षण तकनीक। इसमें क्या होता है, श्रवण असमर्थी बालकों की शिक्षा में निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग करना हितकर हो जाता है। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग। कैसे करेंगे, आकृतियाँ,
चित्र, संकेत, शब्द, मॉडल और मानचित्र के द्वारा। ठीक है। सेकंड है आपका पाठ्य सामग्री के शिक्षण के मध्य में प्रश्न पूछना, ताकि यह पता चल सके कि बालक पाठ्य वस्तु को कितना समझ सका है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं, हम डिस्कस कर रहे होते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में, तो बीच बीच में बच्चों से पूछते रहना चाहिए कि उनको ये समझ में आया है या नहीं। उसके बाद है संक्षिप्त विवरण नोट करने वाले, नोट टेकर। हम नोट लिखते हैं ना, कई बार क्या होता है कि हम नोट करते रहते हैं कि जो टीचर बोल रहा है, जब हम नोट करते हैं तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कितना आया है। तो इसमें क्या करते हैं, संक्षिप्त विवरण नोट करने में भी क्या है, ये प्रावधान है जो बालक के लिए पाठ्य वस्तु का संक्षिप्त विवरण लिख सके। इससे भी हम बच्चों के बारे में सही उनको नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका एक विशेष प्रशिक्षित शिक्षक का स्थानापन, कि एक टीचर भी ये बहुत रोल निभाता है कि बच्चे को सीखने में, कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, श्रवण बाधित बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, इसके लिए एक टीचर भी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा एजुकेशनल टेक्निक। ठीक है। और इसके बाद है टेक्नोलॉजी, उसके बाद है आपका कंप्यूटर का उपयोग। हमारा जो कंप्यूटर है वो भी क्या है, इन श्रवण बाधित बालकों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह एक क्या है, आधुनिकतम न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आता है हमारा। इसमें क्या कहा गया है लेविट ने कि इसका परीक्षण एवं पुनर्वास के लिए यह क्या है, बच्चों की सफलता के लिए इसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को। तो ये भी एक टेक्निक है जिसके द्वारा बच्चों को हम क्या है, श्रवण बाधिता को दूर कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अब हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।